हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बिहार जीविका भर्ती के ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट में। सुबह की जो आपकी क्लास हुई है उसी का ये प्रैक्टिस सेट है। हालांकि सुबह की जो क्लास है थोड़ा सा लेट अपलोड हुआ, बट आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो टाइम पे आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि सामुदायिक गतिशीलता की प्रक्रिया में सोशल मैपिंग यानी सोशल जो मैपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपने सुबह की क्लास में देखा है कि सोशल मैपिंग वगैरह सारी जो कंसेप्ट है वो कराए गए हैं और उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो हमने क्लासेस में अच्छे से देखा हुआ है, तो उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि समुदाय के ऐतिहासिक स्मारकों की पहचान करना है, सोशल मैपिंग का मतलब। दूसरा है गरीब, कमजोर और वंचित परिवारों के स्थानिक वितरण यानी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन को सदृश रूप से दर्शाना है, या सामुदायिक नेताओं के सामाजिक नेटवर्क का आकलन करना है, या केवल भूमि के स्वामित्व का रिकॉर्ड रखना है। तो आपको पता है जो सोशल मैपिंग का उद्देश्य क्या रखा गया है, तो गरीब परिवारों यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। गरीब, कमजोर और वंचित परिवारों के स्थानिक वितरण को सदृश रूप से दर्शाना इसका मुख्य जो उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामुदायिक गतिशीलता के लिए स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बैठकों में नियमितता और जबरदस्ती बचत पर जोर क्यों दिया जाता है। यानी इसमें जो नियमितता का जो कंसेप्ट है और जो बचत का जो कंसेप्ट है उस पर जोर क्यों दिया जाता है, क्योंकि सरकार को अधिक राजस्व प्रदान करने के लिए, या समूह के सदस्यों के बीच केवल व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए। तीसरा कह रहा है कि आपसी विश्वास, वित्तीय अनुशासन और सामाजिक एकजुटता की नींव रखने के लिए। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि बाहरी एजेंसियों से भारी ऋण प्राप्त करने की गारंटी देने के लिए। तो आपको पता है जो नियमितता और बजट का जो कंसेप्ट है स्वयं सहायता समूह में, इस पर जोर क्यों दिया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपसी विश्वास यानी म्यूचुअल ट्रस्ट और वित्तीय अनुशासन के साथ साथ जो सामाजिक एकजुटता की नींव रखने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम की स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, यानी जो स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है सामुदायिक गतिशीलता में। तो स्थानीय जलवायु है, समुदाय में साक्षरता दर का कम होना है, या पूरी तरह से बाहरी फंडिंग और प्रबंधन पर निर्भरता है, या सरकारी योजनाओं पर बार बार बदलाव है। तो आपको पता है कि हमने देखा था क्लास में जो सबसे बड़ा खतरा क्या होता है, तो उसमें तो यह पूरी तरह से बाहरी फंडिंग और प्रबंधन पर निर्भरता सामुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम के सबसे बड़ा खतरा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि समावेशी भागीदारी यानी इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन की रणनीति यह सुनिश्चित करने पर जोर क्यों देती है कि निर्णय लेने वाली समितियों में महिलाओं की कम से कम 50% हिस्सेदारी हो। ऐसा क्यों किया जाता है। तो कह रहा है कि पहला ऑप्शन क्योंकि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक समय देने के लिए, या क्योंकि महिलाएं अक्सर गरीब परिवारों की ज़रूरतों और संसाधनों की बेहतर जानकारी रखती हैं और उनकी आवाज़ दबाई जाती है। तीसरा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दाताओं की एक शर्त यानी डोनर्स की एक शर्त है। या चौथा कह रहा है कि केवल लैंगिक असमानता यानी जेंडर इक्वलिटी के आंकड़े को पूरा करने के लिए। तो आपको पता है जो समावेशी भागीदारी में यानी इंक्लूसिव पार्टनरशिप में महिलाओं की हिस्सेदारी ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि महिलाएं अक्सर गरीब परिवारों की ज़रूरतों और संसाधनों की बेहतर जानकारी रखती है और उनकी आवाज़ क्या की जाती है, दबाई जाती है, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामुदायिक गतिशीलता में क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग का कौन सा घटक गरीब सदस्यों को बाजार के अवसरों का लाभ उठाने में मदद करता है। तो पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि ग्राम सभा की नियमित बैठकें। दूसरा कह रहा है कि व्यावसायिक और उद्यमिता कौशल यानी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल पर प्रशिक्षण। और तीसरा कह रहा है कि समुदाय के बुजुर्गों के साथ चर्चा। और चौथा है धार्मिक समारोहों का आयोजन। तो आपको पता है जो क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग का जो घटक है वो व्यावसायिक और उद्यमिता कौशल प्रशिक्षण पर इसका फोकस किया जाता है। इसमें जो क्या किया जाता है सामुदायिक गतिशीलता में कि कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि जो व्यवसाय या बिजनेस के लिए या किसी भी जॉब के लिए आप योग्य हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी होता है इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सामुदायिक गतिशीलता में वकालत यानी एडवोकेसी का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि एडवोकेसी का उदाहरण नहीं है कौन सा। तो पहला कह रहा है शिक्षा के अधिकार के लिए स्थानीय विरोध
प्रदर्शन आयोजित करना। दूसरा कह रहा है कि गरीब परिवार को मुफ्त में भोजन का पैकेट वितरित करना। तीसरा कह रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग करते हुए स्थानीय विधायक को ज्ञान सौंप देना, या सरकारी अधिकारियों को सामुदायिक शिक्षालयों के निवारण के लिए बैठक करना। तो इसमें से आपने ऑप्शन नंबर जो है बी देख लिया होगा कि ये इसका कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, सामुदायिक गतिशीलता में वकालत का ये कंसेप्ट नहीं है, यानी एक गरीब परिवार को मुफ्त में भोजन का पैकेट वितरित करना एडवोकेट की कैटेगरी में, एडवोकेसी की कैटेगरी में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामुदायिक गतिशीलता में कुलीन वर्ग का वर्चस्व यानी इलीट कैप्चर से बचने के लिए क्या आवश्यक है? तो केवल एक ही बाहरी विशेषज्ञ को सभी शक्तियां सौंप देना, या गरीबों को संगठित प्रक्रिया और नियम कानूनों के बारे में पूरी जानकारी देना। तीसरा कह रहा है कि केवल गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से धन का वितरण करना। और चौथा है स्थानीय सरकारों को पूरी प्रक्रिया से दूर रखना। आपने देखा जाए तो जो हम कुलीन वर्ग को क्यों सम्मिलित नहीं करते हैं, तो उसका एक रीजन क्या था, तो गरीबों को संगठित प्रक्रिया में नियम कानूनों के बारे में पूरी जानकारी देना। ठीक है, क्यों ऐड नहीं किया जाता है, क्योंकि उनका वर्चस्व अगर हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, अपना रूल्स रेगुलेशन चलाने लगते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट के संदर्भ में गरीब व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या होता है? तो पहला कह रहा है कि अपने परिवार के लिए एक नया टेलीविज़न खरीदना। दूसरा है अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देना बंद करना, या अपने निर्णय लेने, आवाज़ उठाने और सामूहिक कार्रवाई करने की उनकी आंतरिक क्षमता में वृद्धि करना, या समुदाय में सबसे धनी व्यक्ति बनाना। तो आपको पता है कि हमने एम्पावरमेंट में देखा था कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा कि निर्णय लेने, आवाज़ उठाने और सामूहिक कार्यवाही करने की जो आंतरिक क्षमता में वृद्धि करना क्या होता है, सशक्तिकरण के संदर्भ में आता है, यानी इसका जो कंसेप्ट है वो है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब था। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामुदायिक गतिशीलता के सिद्धांत के अनुसार विकास पहल की योजना बनाते समय पहला कदम क्या होना चाहिए? जब भी हम विकास की कोई योजना बनाते हैं तो पहला उसमें कदम क्या होना चाहिए? तो अंतिम परियोजनाओं पर रिपोर्ट लिखना। दूसरा है समुदाय की ज़रूरतों और संसाधनों का आकलन करना। तीसरा है परियोजनाओं के लिए बजट तय करना। और चौथा है परियोजनाओं के लिए निर्माण सामग्री खरीदना। तो आपको पता है जो इसका सिद्धांत है उसमें जो पहल होती है, विकास की पहल होती है, वो क्या होती है आपसे ऑप्शन नंबर बी, समुदाय की ज़रूरतों और संसाधनों का आकलन करना इसका जो काम होता है। ठीक है, पहला जो कदम होता है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सीमांत या कमजोर समूह यानी मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल ग्रुप माना जाता है जिन्हें विशेष गतिशीलता की आवश्यकता होती है? तो केवल वे लोग जिनकी आय एक निश्चित सीमा से अधिक होती है, या वे लोग जो स्थानीय सरकार में उच्च पद पे हैं, या वे व्यक्ति या समूह जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारणों से संसाधनों और अवसरों तक पहुंच से व्यवस्थित रूप से बाहर रखे गए हैं, या केवल वे लोग जो हाल ही के क्षेत्र में आए हैं। तो जो सबसे कमज़ोर और सीमांत वर्ग होता है उनको विशेष गतिशीलता की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि वे ऑप्शन नंबर सी होगा, वे समूह या व्यक्ति जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारणों से संसाधनों और अवसरों तक पहुँचे व्यवस्थित रूप से बाहर रखे गए हैं, उनको इसमें सामाजिक गतिशीलता का विशेष लाभ उनको दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब होगा। तो ये आपके 10 प्रश्न थे। आप कमेंट में बता सकते हैं कि 10 में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया और कितने प्रश्न आपके गलत हुए। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।